अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में टीबी मेनिंजाइटिस यानी दिमागी टीबी की बात की। हमारी ये वीडियो मोहरों की टीबी से मुतालिक है, जिसे स्पाइनल टीबी या पॉट्स डिजीज़ भी कहते हैं। जहाँ दिमागी टीबी एक जानलेवा मर्ज तस्वुर की जाती है, अगर उसे बर वक्त डायग्नोस न किया जाए और इलाज न किया जाए, वहाँ पर मोहरों की टीबी को माजूरी और मोहताजी वाला मर्ज समझा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से मरीज चलने फिरने से माजूर हो सकता है, चेयर पर या बेड पर आ सकता है। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे मोहरों यानी रीढ़ की हड्डी की है, जो गर्दन से शुरू होकर नीचे हिप यानी कूल्हे तक चली गई है। इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, जो कि अलग अलग रंगों में जाहिर किए गए हैं। इसमें जो दरमियाना ऑरेंज कलर है, ये थोरेसिक या डोर्सल स्पाइन से कहते हैं। ये हिस्सा सबसे ज़्यादा टीबी से मुतासिर होता है। हम आगे इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम अपनी दिमागी टीबी की वीडियो में ये बता चुके हैं कि टीबी की बीमारी को गुर्बत और गरीब की बीमारी कहा जाता है, और ये तरक्की पजीर ममालिक में बहुत पाई जाती है, और पाकिस्तान भी इसी लिस्ट में शामिल है। हम इस वीडियो में 4 सवालात के जवाब देंगे। एक, मोहरों की टीबी अगर किसी को हो जाए तो क्या अलामत हैं। नंबर 2, ये टीबी मोहरों और रीढ़ की हड्डी को कैसे मुतासिर करती है। नंबर 3, इसे कैसे डायग्नोस यानी तशखीस किया जाता है। और नंबर 4, आखिर में हम ये बात करेंगे कि इसके इलाज पर, खुसूसन इसकी सर्जरी यानी ऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे कि कब मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। आइए अब अलामात के ऊपर बात करते हैं। वो मरीज जिनको टीबी की शिकायत होती है, उनको हल्का बुखार, थकावट, वज़न में कमी और कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि ये अलामात आपको फेफड़ों की टीबी वाले मरीजों में तो अक्सर मिलेगी, लेकिन मोहरों की टीबी वाले मरीजों में हो सकता है कि मिले, और ये भी हो सकता है कि ना मिले। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी जिस जगह होती है वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। गर्दन का दर्द, कमर के दरमियानी या नीचे हिस्से का दर्द, और ये दर्द लोकलाइज्ड होता है, यानी उसी जगह होता है जहां पर टीबी ने रीढ़ की हड्डी को मुतासिर किया है। और ये दर्द हरकत करने, वजन उठाने और बाज़ औक़ात तो खांसी और छींक से भी बढ़ जाता है। तीसरी अलामत, अगर रीढ़ की हड्डी के पास मौजूद नस, जिसे स्पाइनल नर्व या स्पाइनल रूट कहते हैं, वो दब जाए तो बाजू या टांग या तो सुन्न हो जाती है या उसमें दर्द होता है, जो गर्दन या कमर से चलता हुआ नीचे की तरफ आता है। और अगर टीबी ने रीढ़ की हड्डी के इस दरमियाने, जिसको हमने डोर्सल स्पाइन कहा था, जो कि टीबी में ज़्यादा मुतासिर होता है, अगर इसको मुतासिर किया है तो इसका दर्द या सुनपना हाथ या पाँव में नहीं आएगा, बल्कि उसका दर्द इस जिस्म के इस हिस्से में आएगा, यहाँ पर या उस तरफ। चौथी अलामत, अगर रीढ़ की हड्डी में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज मुतासिर हो जाए, दब जाए, तो ये एक सीरियस मसला होता है, इसको ज़रूर समझिएगा। अगर वो दबाव गर्दन की स्पाइनल कॉर्ड पर है तो मरीज के चारों हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर गर्दन से नीचे है, दरमियानी हिस्से में है या निचले हिस्से में है, तो फिर दोनों पांव कमज़ोर हो जाएंगे। और नाज़रीन, बहुत अहम बात ये कि जिस वक्त स्पाइनल कॉर्ड मुतासिर होती है, जिस वक्त मरीजों को अपने टांगों में और बाजुओं में कमज़ोरी महसूस हो सकती है, उस वक्त कई मरीजों को ऐसा महसूस होता है कि उनका छोटा पेशाब रुक गया है। जैसे कि आप इस शख्स के पेट के निचले हिस्से को देख रहे हैं, जो फूला फूला है, और सीटी स्कैन में मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर का साइज बहुत बड़ा दिखाया गया है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशाब इकट्ठा हो गया है, और मरीज को हराम मगज पे दबाव की वजह से इस पेशाब को बाहर निकालने में दिक्कत महसूस होती है। ऐसे मरीजों को पेशाब की नाली, जिसे फोलीज कैथेटर कहते हैं, लगाकर पेशाब बाहर निकाला जाता है। पांचवी अलामत के तौर पे ये कि टीबी स्पाइन के मरीज का अगर हम मुआयना करते हैं तो अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी, जहां टीबी ने उसको मुतासिर किया होता है,
वहाँ पर उभार सा नज़र आता है जिसे गिब्बस कहा जाता है। और अगर टीबी शदीद है, इसने रीढ़ के 3-4 मोहरों को मुतासिर किया है और उसे अगर बर वक्त डायग्नोज नहीं किया जा सका है तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कुबड़ापन जाहिर हो जाता है, जिसे इंग्लिश में काइफोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि टीबी का जरासीम रीढ़ की हड्डी और मोहरों को कैसे मुतासिर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नाजरीन, आपको तो फ़ायदा देगी, लेकिन खुसूसन जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, टीबी का जरासीम, जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, रीढ़ की हड्डी और मोहरों तक खून के जरिए पहुंचता है। यही बात हमने दिमागी टीबी के अंदर भी बताई थी। बाज़ औक़ात ये जरासीम सिर्फ रीढ़ की हड्डी और मोहरों को मुतासिर करते हैं, जिसे प्राइमरी टीबी स्पाइनल टीबी कहा जाता है। लेकिन अक्सर औकात जिस्म का कोई और हिस्सा टीबी का शिकार हो चुका होता है, जैसे कि फेफड़ों की टीबी, गुर्दों की टीबी या एब्डोमेन पेट की टीबी। फिर वहां से जरासीम खून के जरिए चलता चलता रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है, जिसे सेकेंडरी स्पाइनल टीबी कहा जाता है। आप पहले इस तस्वीर में मौजूद 4 चीज़ों को जान लें, फिर हम आपको समझाएंगे कि टीबी का जरासीम कैसे अपना काम करता है। ये एक रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है जिसमें आपको 4 चीज़ें दिख रही हैं। वर्टिब्रल बॉडी यानी रीढ़ की हड्डी का सख्त हिस्सा। नंबर 2, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक नरम हड्डी। और इसकी अहमियत ये होती है कि टीबी का जरासीम सबसे पहले इसी पर अटैक करता है। तीसरा स्ट्रक्चर स्पाइनल नर्व या रूट है। ये धागे नमा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, इसे हमें स्पाइनल नर्व या स्पाइनल रूट कहते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि जब इसके ऊपर दबाव आता है तो हाथ में कमज़ोरी या दर्द महसूस या सुनपना महसूस होता है, या पाँव में दर्द या सुनपना महसूस होता है। और चौथा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड या हरा मगज़ है। और इसकी ख़ास बात मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर इसके ऊपर दबाव आएगा तो 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक तो हाथ और पाँव की कमज़ोरी हो जाएगी और उस मरीज़ का पेशाब रुक जाएगा। इन स्ट्रक्चर को जाने बगैर नाजरीन आप ये नहीं समझ सकेंगे कि टीबी होने की सूरत में आपकी अलामात कैसे ज़ाहिर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीबी के जरासीम खून के ज़रिए सबसे पहले इस डिस्क को पहुँचते हैं और उसे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से डिस्क कोलैप्स हो जाती है, यानी बैठ जाती है। इस वजह से इसके करीब जो स्पाइनल नर्व या स्पाइनल रूट है उसके ऊपर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को बाजू, टांग या पेट, सीने पर सुनपना आ जाता है या दर्द शुरू हो जाता है। इसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर है कि किस जगह की नस दब रही है। इसके बाद टीबी का जरासीम यही वर्टिब्रल बॉडी यानी रीढ़ की सख्त हड्डी में ऊपर और नीचे फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जिस्म का वज़न ये हड्डियां उठाती हैं, तो ये डैमेज होने के बाद कोलैप्स हो जाती हैं, यानी ये भी बैठ जाती हैं। ये बहुत ख़तरनाक मरहला होता है नाजरीन, क्योंकि इसके नतीजे में हरा मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से अगर गर्दन की टीबी है तो चारों हाथ और पाँव कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर उससे नीचे हरा मगज़ दब गई है तो फिर सिर्फ आपके दोनों पाँव कमज़ोर हो जाएंगे और पेशाब भी रुक जाएगा। इस वर्टेब्रल बॉडी के बैठ जाने, कोलैप्स हो जाने से मरीज की स्पाइन का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसके नतीजे में शुरू में तो गिब्बस बनता है, जो मैं पहले बता चुका हूं कि एक उभार सा आ जाता है, और उसके बाद अगर ज़्यादा टेढ़ी हो जाए तो काइफोसिस भी बन जाता है, जिसको हमने कुबड़ापन कहा, जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इन तमाम तब्दीलियों और मसाइल जो कि हम टीबी स्पाइन में देखते हैं, एक और चीज़ भी हमें यहाँ नज़र आती है जिसे कहते हैं पस कलेक्शन, यानी टीबी के जरासीम जो यहाँ इकट्ठे होते हैं, उसके इकट्ठे होने की वजह से इन जगहों के आसपास पीप इकट्ठा हो जाती है, जिसे पस कलेक्शन कहते हैं। ये कलेक्शन हमें 2 जगहों पे मिलती है, जो कि रेडियोलॉजी वाले ज़्यादा इसको टर्म को इस्तेमाल करते हैं कि एपिड्यूरल कलेक्शन और पैरास्पाइनल कलेक्शन, जिनको हम एमआरआई के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं।
नाज़रीन, इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्पाइनल टीबी को डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका इलाज खुसूसन सर्जरी कब की जाती है, कब हमें ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा और सदके जारी की नीयत से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि टीबी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आपकी इस शेयरिंग से मैं समझता हूँ कि कई लोगों को फ़ायदा होगा। अपना, अपने प्यारों का और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।